हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्या एग्जाम पॉइंटर। नित्या एग्जाम पॉइंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अच्छे होंगे, ऐसी आशा करते हैं। बिल्कुल आइए, सभी लोग जुड़ जाइए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। चलिए आज देखते हैं क्या पढ़ना है। आप सबको पढ़ना है देशांतर के बारे में, लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ना है आप सबको आज। देशांतर क्या है, किसे कहते हैं, देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। देशांतर और देशांतर रेखाओं दोनों की परिभाषा अलग अलग है। अब कैसे अलग है, आप यहाँ आइए देखिए कैसे क्या है। पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की कोणीय दूरी, जैसा कल हमने बताया अक्षांश के बारे में। अक्षांश के बारे में जैसा हमने बताया कि पृथ्वी का जो केंद्र है उस केंद्र से बनने वाली जो कोणीय दूरी होती है वो अक्षांश उसे कहते हैं। जो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है उससे जो बनता है कोणीय दूरी जो बनती है उस केंद्र से, तो उसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। अब उसी केंद्र जो विषुवत रेखा है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक उसे क्या कहते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। उसी के समानांतर ध्रुवों तक खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। जबकि यहाँ देखिए देशांतर रेखाएं, इसकी दृष्टिकोण अलग है, वो अलग है, ये अलग है, दोनों में अंतर है। वो विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई कौन सी रेखा है, अक्षांश, और जबकि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती हुई खींची जाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। अब पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की कोणीय दूरी क्या कहलाती है, देशांतर कहलाती है। आप ये बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, देशांतर किसे कहते हैं। जैसा कि कल हमने बताया था अक्षांश के बारे में, ये देशांतर के बारे में है कि पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की जो कोणीय दूरी होती है उसे हम देशांतर कहते हैं। भूमध्य रेखा एक बृहद वृत्त है जिसकी लंबाई 40,076 किलोमीटर है। कल हमने ये भी बताया था जो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, ये सबसे बड़ा वृत्त है जिसे हम बृहद वृत्त के नाम से जानते हैं। बृहद वृत्त ये या सबसे बड़ा वृत्त कहते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा पर यह सबसे बड़ा वृत्त बनता है। इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अक्षांश कम होता जाता है, वो वृत्त है वो कम होता, मतलब छोटा बनता जाता है। निम्न अक्षांशों पर बृहद वृत्त, ये ध्यान रखिएगा आप। एक अंश के अंतराल पर कितनी रेखाएं हैं, 360 अंश हैं, 360 देशांतर रेखाएं हैं। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या बताइए। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179। समझ गए आप ना। जो आप कल पढ़े थे, ये जो बिंदु है 90 अंश, जो मतलब ये आप देखिएगा, अभी हम बता देंगे कि देशांतर रेखा और भूमध्य रेखा, ये जो बिंदु यहाँ बनता है ये इसको रेखा नहीं माना जाता। इसलिए 89 इधर, 89 मतलब 89 इधर, 89 इधर, दोनों मिला के हो जाते हैं कितना, 178। और एक भूमध्य रेखा को जोड़ लीजिए, हो गया 179। और जबकि देशांतर रेखाओं की संख्या 180 इधर, 180 इधर, 0 से 180 इधर, 180 इधर, 0 अंश देशांतर रेखा को नहीं माना जाता। मिलाकर कितना हो जाता है, 180 प्लस 180, दोनों मिला के 360 अंश बन जाता है। अब ये जो हमारा, ये देखिए, ये है क्या कहते हैं इसे, ग्रीनविच जीरो कहते हैं, ग्रीनविच है ना, ग्रीनविच। ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव, और ये हमारा हो गया दक्षिणी ध्रुव। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, बीच में 0 अंश देशांतर, ये है 0 अंश देशांतर, ग्रीनविच रेखा। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये जैसे ये वाली रेखा थी, ये ना, ये क्या है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा।
आप देख लीजिए, ये जो बीचों बीच 0 अंश ये भी था, 0 अंश ये भी है ना, 0 अंश देशांतर, 0 अंश अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, और ये हो गया ग्रीनविच रेखा, मध्याह्न रेखा जिसे कहा जाता है। ये भी 0 है, ये भी 0 है, दोनों अटलांटिक महासागर में दोनों आपस में काटती हैं, मिलती हैं दोनों आपस में। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो मिलन स्थल है अटलांटिक महासागर में, आप देख लीजिएगा, याद भी रखिएगा। अब आगे देखिए, ग्लोब या मानचित्र, ग्लोब या मानचित्र पर उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई, अब ये देखिए आप, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव दोनों को मिलाती हुई खींची जाने वाली, ऐसे ऐसे आप देखिए, ऐसे ऐसे उत्तर से दक्षिण, आप ये देखिए एकदम सही तरीके से देखिए, ऐसे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई खींची जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। जो उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई खींची जा रही हैं रेखाएं या खींची गई हैं, सभी काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 360, 180 इधर 180 इधर। अब देखिए, ये जो ग्रीनविच रेखा है, शून्य अंश देशांतर रेखा है, जिसे हम ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं, 180 रेखा इधर है और 180 रेखा इधर, दोनों तरफ 80, तो 180 180 दोनों मिलाकर कितने हो गए? 360। अब 360 हो गया कुल रेखाओं की संख्या। अब ग्रीनविच के इधर और ग्रीनविच के इधर, ये हो गया पूर्व देशांतर, और ये हो गया पश्चिमी देशांतर। समझ में आ गई बात आपको यहां तक? ग्रीनविच के इधर पश्चिमी देशांतर, ग्रीनविच के इधर पूर्व देशांतर। तो जैसे हम भूमध्य रेखा की तुलना करते हैं, मतलब अक्षांश रेखा की दृष्टि से देखते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध हो जाता है, दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। ये इधर ये उत्तरी गोलार्ध, इधर ये दक्षिणी गोलार्ध। ऐसे ठीक ये भी आप देख लीजिए, ये पूर्व गोलार्ध एक प्रकार से देख लीजिए, आधा इधर हो गया आधा इधर, ये भी तो गोलार्ध ही बन जाता है ना। ये भी तो देखिए, ये भी आधा इधर, तो इसलिए ये पूर्वी हो जाता है, ये पश्चिमी हो जाता है। ये भी ध्यान रखिए। जैसे अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब हमारा भारत कहाँ स्थित है? ये भी एक प्रश्न है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी फंसा करके पूछ लेता है कि दे देता उत्तर पूर्व गोलार्ध में, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में, उत्तर दक्षिणी गोलार्ध में, है ना, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में, ऐसे मतलब 4 विकल्प तो देगा ही। तो आप अगर इस दृष्टि से देखें तो हमारा भारत कहाँ स्थित है? यहाँ आप देखिए, देख रहे हैं ना, ये वाला यहाँ। तो ये जो देशांतर है, देशांतर की दृष्टि से कहाँ से स्थित है? 68 अंश से शुरू होता है, और भूमध्य रेखा के पास से कहाँ से शुरू होता है? 8 अंश 4 मिनट से शुरू होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए इसकी स्थिति जो बनती है, तो ये एक भाग ये हो गया इसका, देखिए ये मतलब जो मतलब ये इसका क्या कहते हैं? एक भाग, 1/4 भाग है ये, एक गोले का जो चौथाई भाग हो गया यहाँ, तो इसे हम कहते हैं उत्तर पूर्व। ये हो गया दक्षिण पूर्व, और ये अगर इस दृष्टि से इधर देखा जाए तो ये पूरा हो गया, ये पूरा क्या कहलाएगा? दक्षिण पश्चिम, और ये क्या हो जाएगा? पश्चिम उत्तर। समझ गए आप? 4 गोलार्ध इसमें बन गया। एक अगर देखा जाए गोलार्ध, मतलब गोलार्ध का आधा किया जाए, एक एक भाग देखा जाए, 4 भाग बन जाते हैं। तो हमारा भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में। अगर उत्तर दक्षिण पूर्व करके ऐसा पूछता है तो उत्तरी गोलार्ध में, अगर उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण इस टाइप में पूछता है तो ऐसे उत्तर होगा हमारा। चलिए आगे आइए, देखिए देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर, और जबकि अक्षांश रेखा, अक्षांश की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये बात ध्यान में रखिएगा, जैसा कि कल हमने बताया था, थोड़ा सा मिस हो गया था, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। हमने अक्षांश वाला लिखा होगा, वहाँ आप देखिएगा, आप देखे भी होंगे 111.3 लिख दिए थे,
वो हमने ध्यान नहीं दिया, जबकि 111.13 हमें लिखना था, 111.13 अक्षांश, जबकि बताया भी था 111 किलोमीटर होता है, और बार बार भी बता भी रहे थे 111 किलोमीटर 111 किलोमीटर, लेकिन यहाँ लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। 111.13, जबकि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, मतलब दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर। ये बात ध्यान में रखिएगा। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर। यहाँ तक बात आपको समझ में आई। अब तुलना कीजिए अक्षांश और देशांतर की। अक्षांश का निर्धारण जो है वो जलवायु का निर्धारण करने के लिए अक्षांश का प्रयोग किया जाता है। अक्षांश रेखाओं का उपयोग जो किया जाता है वो ताप कटिबंधों को प्रदर्शित करने के लिए, जलवायु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जबकि देशांतर रेखाओं का देशांतर रेखाओं का उपयोग समय एवं तिथि को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्षांश रेखाओं का उपयोग क्यों किया जाता है? अक्षांश रेखाओं का जलवायु निर्धारण या ताप कटिबंधों को निर्धारित करने के लिए, जबकि देशांतर रेखाओं का समय एवं तिथि निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अब देशांतर रेखाओं का जो बीच का क्षेत्र होता है, दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम कटिबंध के नाम से जानते हैं, कटिबंध के नाम से। और जबकि देशांतर रेखाओं के जो बीच का जो क्षेत्र होता है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को गोरे के नाम से जानते हैं, मैसे के नाम से जानते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। मैस, कहीं कहीं मैसे लिखा, कहीं कहीं मैस लिखा होगा। गोरे या मैस, गोरे उसे नाम दिया जाता है, गोरे। और जो देशांतर और अक्षांश रेखाओं का जो जाल बन जाता है, जैसे ये अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं का जो जाल बन जाता है, ये आप देखिए, ये देखिए जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल एक बन जाता है उसे क्या कहते हैं? ग्रिड या मैश कहते हैं। इसे ग्रिड या मैश कहते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। देशांतर रेखा, दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम गोरे के नाम से जानते हैं। अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम कटिबंध के नाम से जानते हैं। और दोनों रेखाओं का जो जाल होता है उसे हम मैश या ग्रिड के नाम से जानते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। 0 अंश देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। ग्रीनविच मीन टाइम, समझ रहे हैं आप बात? मध्याह्न रेखा, मध्याह्न देशांतर रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम 0 अंश देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। यह लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से गुजरा हुआ है। ठीक है ना? इतनी बात आप ध्यान रखिए। 180 अंश देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। ये जो इधर 180 अंश जब हो जाता है, 180 अंश रेखा को, इसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। किस अंश देशांतर को? 180 अंश देशांतर रेखा को किसके नाम से जानते हैं? किस तिथि के नाम से? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से। 1 मिनट के अंतराल पर खींची गई कुल देशांतर की संख्या जो होती है वो 360 गुणे, आप 60 कर लीजिएगा। अगर सेकंड में पूछता है तो 360 गुणे 60 गुणे 60, 360 गुणे 60 गुणे 60, ये सेकंड वाला आएगा। मिनट वाला आप अगर निकालना चाहेंगे तो 360 गुणे 60 बराबर ये कर दीजिएगा। अब देखिए घंटा वृत्त जो होता है वो 360/24 कितना आ जाता है? 15 अंश देशांतर रेखा। 15 अंश देशांतर रेखा को हम घंटा वृत्त के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि 360/24, एक दिन रात में 24 घंटे होते हैं, तो 24 से जब उसे विभाजित कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 15 अंश आ जाएगा। ये बात ध्यान आप रखिएगा। यहाँ तक आप समझ गए? आगे बढ़िए। 0 अंश से 15 अंश पूर्व देशांतर जाने पर 1 घंटा बढ़ जाता है, पश्चिम जाने पर 1 घंटा कम हो जाता है। अब ये कैसे होता है? ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के आधार पर होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अभी आगे आपको समझाने वाले हैं।
आप अच्छी तरीके से समझिए। एवं पश्चिम में जाने पर 1 घंटे का कम होना, पूरब में ज़्यादा पश्चिम में कम। ये क्यों होता है? क्योंकि जब हम 0 से 180 अंश पश्चिम की ओर जाते हैं 0 से, तो हमारा समय कम हो जाता है, घट जाता है। और जैसे ही हम 0 से इधर 180 अंश पूरब की ओर जाते हैं तो हमारा समय बढ़ जाता है, क्योंकि 0 से 12 तक जब 180 अंश तक जाएंगे तो 12 घंटे का अंतर हो जाता है। 12 घंटे का अंतर होता है। आप 360/15 कर दीजिए, अभी 12 घंटा आ जाएगा। 360/15 जब कर देंगे, क्योंकि 15 किसका सूचक है? 1 घंटे का सूचक है 15 अंश। तो 15 अंश के अंतराल पर 1 घंटे का अंतर पाया जाएगा। पूरब जाएंगे तो बढ़ जाएगा, पश्चिम जाएंगे तो घट जाएगा। ये बात ध्यान आप रखिएगा, क्योंकि 15 अंश देशांतर का जो समय होता है वो 1 घंटे में गुजरता है। पृथ्वी क्या करती है? 1 घंटे में 15 अंश, समझ रहे हैं? जो सूर्य का जो सूर्य तप है वो 1 घंटे में 15 अंश पार करता है। सूर्य का जो ताप है वो हमें कितने घंटे में पार करता है? 15 अंश देशांतर को 1 घंटे में। तो उसी दृष्टि से जब हम 15 अंश को 360 से जब विभाजित करेंगे तो आ जाएगा उत्तर 12। तो 0 से 180 तक जब हम पहुंचेंगे तो 12 घंटे का अंतर होगा। ये आप बात ध्यान में रखिएगा। 15 से आप भाग कर दिए 180 में, कितना आ जाएगा? 12 घंटा। 0 घंटा 180 अंश देशांतर को, क्योंकि अभी बता रहे हैं 180 अंश देशांतर को हम 0 घंटा मानते हैं, क्योंकि 0 घंटा बराबर किसे माना जाता है? 12 को। तो ये 0 नहीं हो गया। 0 घंटा जो है वो 0 से लेकर जब 180 अंश आएगा, 180 अंश देशांतर रेखा को हम 0 घंटा कहते हैं, क्योंकि 180 अंश देशांतर पर पूर्ण हो जाता है 12 घंटा, इसीलिए इसे हम कहते हैं 0 घंटा। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये भी अक्सर पूछा गया ही प्रश्न है। ग्रीनविच को ब्रह्मांड समय भी कहते हैं। जो ग्रीनविच है हमारा 0 अंश देशांतर मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच रेखा, इसे हम ब्रह्मांड समय भी कहते हैं, क्योंकि इसी 0 अंश के आधार पर ही समय का निर्धारण किया गया है। अभी जो बता रहे हैं ये वाला निर्धारण 0 वाला, जो 15 अंश जब देशांतर रेखा 1 घंटे में पार कर जाता है तो 1 घंटे का अंतर होता है, इसीलिए इसी 0 अंश देशांतर ग्रीनविच रेखा को ब्रह्मांड समय माना गया है। ग्रीनविच को ब्रह्मांड समय कहते हैं। भारत का मानक समय 82.5 अंश है। कितना है? 82.5 अंश, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। नैनी से 82.5 अंश गुजरता है। और कितने राज्यों से ये रेखा गुजरती है? जो भारत का मानक समय है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। ये भी आप पढ़े होंगे। इसी हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्रिक बनाया गया है, जियोग्राफी के अनेक ट्रिक पड़े हुए हैं, आप उसको देखिएगा, उसमें ट्रिक है। कर्क रेखा वाले, मकर रेखा वाले, भूमध्य रेखा वाले, ग्रीनविच रेखा वाले, है ना, ये सभी होंगे। मानक समय वाले, ये ऐसे तमाम ट्रिक पड़े हैं। आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। जो 5.5 घंटा आगे है, आप देखिएगा जब वहाँ 12 बजेगा तो हमारे यहाँ क्या बजेगा? 5:30 बजेगा। इतना अंतर है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। 5.5 घंटा वहाँ से आगे है। रूस के जो मानक समय है, पहले तो 11 था रूस का जो मानक समय था, क्योंकि ये देशांतर की दृष्टि से बहुत बड़ा क्षेत्र इसका है। देशांतर की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत विस्तृत है, फैला हुआ है। तो उसके हिसाब से इसके जो जोन मानक समय बनाए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं, पहले तो 11 थे, अब शायद 2011 से इसको 9 कर दिया गया है। 9 मानक समय में विभाजित किया गया है। कनाडा को 6, संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 और ऑस्ट्रेलिया में 3। ऐसे जो बड़े बड़े देश हैं वो अपने मानक समय को 3, 4, 5 कई मानक समय मानकर उसको विभाजित किया गया है उस देश में मानक समय को। अब ये बात आप समझ गए। देशांतर रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव जो है, और 0 अंश देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय, ये सब आप बात समझ गए। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, कितनी होती है? देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, क्या कहलाती है? ये सब बातें आप समझ गए होंगे, हम ऐसा आशा करते हैं।
आप बिल्कुल जो बातें हम समझा रहे हैं उसको ध्यान से समझिए और अपने दिमाग में बिल्कुल एकदम फीड कर लीजिए। जैसे आप बार बार इसीलिए कहते हैं कि जैसे आप कंप्यूटर में कोई चीज़ या अपने मोबाइल में सेव करते हैं वैसे आप सेव कर लीजिए और समय आने पर उसका यूज कीजिए, प्रयोग कीजिए। और कहाँ यूज करना है? युद्ध क्षेत्र में उसका उपयोग करना है। युद्ध क्षेत्र कौन सा आपका होगा? प्रतियोगी परीक्षा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा आप। इसलिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही उसके अंतर्गत कौन कौन से बिंदु हैं ये आप बात ध्यान में रखिए और उसको सेव कर लीजिए अपने दिमाग में। आगे बढ़िए। ये आपको हमने बताया कि 0 से जैसे हम 180 की ओर जाएंगे, 180 एक घंटा बढ़ते बढ़ते कितने का अंतर? 12 घंटे का। ठीक ऐसे इसकी अपेक्षा यहाँ तो मतलब एक दिन कम होगा, एक दिन ज़्यादा होगा। अगर यहाँ मंगलवार होगा तो यहाँ समझ रहे हैं ना, अगर पूरब में मंगलवार होगा तो इधर एक दिन कम होगा, यहाँ क्या होगा? सोमवार होगा। अगर यहाँ सोमवार होगा तो अगर इधर कोई जा रहा है पश्चिम की ओर तो क्या होता है? पूरब से अगर कोई पश्चिम जा रहा तो एक दिन कम हो जाएगा और पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब, इस तरह से आप बात ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है 180 अंश पार करके, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अभी आप देख रहे हैं, इसको समझाने वाले अभी हैं हम, तो बिल्कुल देखिएगा। तो एक दिन कम एक दिन ज़्यादा। अभी कैसे आप देखिएगा उधर, 1 अंश देशांतर बराबर 4 मिनट। हाँ, ये बात ध्यान में रखिएगा। 1 अंश देशांतर बराबर 4 मिनट या 4 मिनट बराबर 1 देशांतर। 1 देशांतर जब हम पार करेंगे तो 4 मिनट का समय लगेगा। जैसा कि अभी हम बता रहे हैं कि अगर हम 15 अंश देशांतर पार करेंगे या किसी देश से दूसरे देश में जाएंगे तो अक्षांश की देशांतर की दृष्टि से देखिए आप कि हम जब पार करेंगे 1 अंश देशांतर तो 4 मिनट का समय लगेगा। और 1 घंटा समय कब लगेगा? जब 15 अंश देशांतर पार करेंगे। बात समझ रहे हैं? अगर हम 4 मिनट में 1 देशांतर पार करते हैं तो 1 घंटे में कितने देशांतर? 15 चौके 60, मतलब 1 घंटे में 15 अंश देशांतर पार कर जाएंगे। इतना अंतर होता है। इसलिए देखो 1 घंटा बराबर 15 अंश देशांतर तो 360/24 बराबर 15 अंश देशांतर। 1 घंटे में 15 अंश देशांतर। जैसे अगर अंतर आपको ज्ञात करना हो, समय निर्धारित करना हो तो इसी आधार पर, जैसे हमारे भारत का मानक समय क्या है? 82.5 अंश, जो इलाहाबाद के धुबरी से नैनी से गुजरा हुआ है। ये आप देखिए, अगर 82.5 अंश से 68 अंश पश्चिम की ओर हमें जाना हो तो कितने घंटे का अंतर होगा? 1 घंटे का अंतर होगा, क्योंकि 82 में से जब हम 68 घटा देंगे तो कितना उत्तर आएगा? 15 आएगा। तो 4 से जब गुणा करेंगे तो 60 मिनट, 1 घंटे का अंतर हो जाता है, क्योंकि अंतर कितने अंश का है? 15 अंश का। बात आप समझ रहे हैं ना? अगर हमें 82 अंश से 68 अंश मतलब भारत के पश्चिम छोर पर जाना हो तो 1 घंटा समय लगेगा, वो 15 अंश देशांतर होगा। लेकिन वही 82.5 अंश से हमें पूरब की ओर जाना हो, अरुणाचल प्रदेश का जो पूर्वी छोर है एकदम, वहाँ जाना हो हमें, कहाँ पर? 97 अंश। 97 अंश 25 मिनट पर जाना हो तो लगभग हमें 14 अंश देशांतर पार करना पड़ेगा। तो कितने का अंतर हो जाएगा? वो भी लगभग 55 से 56 मिनट हो जाएगा, वो भी लगभग 1 घंटा। जो हमारे अगर देखा जाए पूर्व छोर से पश्चिम छोर तक आने में 2 मतलब देशांतर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 2 घंटे का अंतर है। पश्चिम से पूरब से पश्चिम के देशांतर की दृष्टि से देखा जाए तो 2 घंटे समय का अंतर है। अब इसी से आप देख लीजिए, जैसा कि हम बताए हैं 82 अंश से ही निर्धारित कर लीजिए, उसी 97 से में घटा दीजिए और 4 से गुणा कर दीजिए, जो आए वो आपका मिनट हो जाएगा। अब ग्रीनविच मीन टाइम, ये ग्रीनविच मीन टाइम ये है ग्रीनविच समय जो है वो ग्रीनविच रेखा किन किन देशों से होकर गुजरा है, ये आप देखिए। ये भी आपके हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
क्या है, ट्रिक है जो ग्रीनविच से होकर गुजरने, मतलब ग्रीनविच रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है इसके बारे में। गेट मी BSF, ये भी शार्ट फॉर्म है, मतलब शार्ट ट्रिक है। गेट से हो गया, G से घाना, A से अल्जीरिया, T से टोगो। बात समझ रहे हैं ना। गेट मी ये देखिए आप, G से हो गया घाना, A से हो गया अल्जीरिया, T से हो गया टोगो। अब मी है M से माली, E से इंग्लैंड। समझ रहे हैं आप, शार्ट ट्रिक है। गेट मी BSF, B से बुर्किनो फासो, और S से स्पेन, F से फ्रांस। ये सभी देश हैं जिनसे ग्रीनविच रेखा होकर गुजरती है, 0 अंश देशांतर रेखा। आगे देखिए, भारत में भी हमने बताया 5 राज्यों से। कौन कौन से? आंधी से यूपी में छतरी उड़ी आंधी से यूपी में छतरी उड़ी। अब देखिए, आंधी से आंध्रा, आंधी से क्या हो जाएगा, आंध्रा। यूपी से उत्तर प्रदेश, में से मध्य प्रदेश, छतरी से क्या हो जाएगा, छतरी से छत्तीसगढ़, और उड़ी से उड़ीसा। ये शार्ट ट्रिक है, ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा? इसी चैनल के। आगे देखिए, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरा, ये भी बात आप जानते हैं। आइए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का दर्शन कर लेते हैं एक बार। ये भी आप पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए कि कहाँ से, ये देखिए कहाँ से शुरू होता है। 0 अंश है ना, 15, 30, 45, 60, 70। अब इधर देखिए, 0 से 15, 30, 45, इधर 60। समझ रहे हैं बात? इधर देखिए 150, 165, 180 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 165, 150 ये टेढ़ी मेढ़ी है। क्यों टेढ़ी मेढ़ी है? कोई देश प्रभावित ना हो इस तिथि रेखा से। 180 अंश रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, देखिए यहाँ, इसलिए यहाँ टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। देख रहे हैं आप? अगर 180 अंश के इधर आप देखिए पीछे, ये समय पीछे होता है 11 घंटा मंगलवार। इधर देखिए, इधर समय आगे होता है, बुधवार इधर है, इधर मंगलवार। ये 11 घंटे आगे है, ये 11 घंटे पीछे है। जैसा कि हमने बताया, अगर 180 अंश देशांतर रेखा को कोई व्यक्ति पार करके पश्चिम की ओर जाता है तो वो पीछे हो जाता है। अगर वही पूर्व की ओर जाता है तो वह एक क्या हो जाता है, आगे हो जाता है, समय आगे हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा आप। ये यहाँ सब देख रहे हैं जो, ये सभी द्वीप हैं, ये सभी द्वीप हैं। आर्सल द्वीप है, ये एल्यूसियन द्वीप है, एल्यूसियन द्वीप। ये बेरिंग सागर है, आप देख रहे हैं ना। ये न्यूजीलैंड है, ये फिजी द्वीप है, न्यूजीलैंड, फिजी द्वीप। इन सभी के बीच से गुजरा हुआ है प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। इधर समय पीछे, इधर समय आगे, ये बात ध्यान में रखिएगा आप। हम आशा करते हैं कि आप सब ये सब समझ गए होंगे। बिल्कुल ऐसे ही आशा लेकर आते हैं और आप सबको पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं, अध्ययन भी करवाते हैं कि आप सब एक सरल तरीके से समझ जाएं, आपके दिमाग में ये बातें फिट हो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आज आपको समझाते हैं किसके बारे में, घूर्णन गति और दैनिक गति। पृथ्वी की घूर्णन गति या परिक्रमण या वार्षिक गति, दोनों के बारे में हम समझा दे रहे हैं आपको आज, बिल्कुल अच्छी तरीके से, कभी नहीं भूलेंगे। चलिए आइए, ये मान लीजिए हमारा क्या है, सूर्य। ये हो गया सूर्य। ये हो गई हमारी पृथ्वी।
पृथ्वी। अब इसका प्रकाश जिस भाग पर पृथ्वी के पड़ेगा, क्योंकि यह 23.5 अंश झुकी हुई है और 66.5 अंश का कोण बनाती है, सूर्य का प्रकाश जिस भाग पर पड़ेगा वहाँ दिन होगा, यहाँ दिन होगा और पीछे वाले भाग में रात होगी। ये बात ध्यान में रखिएगा। दिन रात कैसे होता है? जब ये अपने अक्ष पर घूमती है चारों ओर, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। इसीलिए इसका नाम दिया गया है घूर्णन। अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है कितने? 24 घंटे में, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो जैसे जैसे इसके सामने जो भाग पड़ता है सूर्य के प्रकाश के सामने, वहाँ दिन होता है और पीछे वाले भाग पर क्या होता है? रात होती है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। दिन और रात कैसे होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। और जब यही प्रक्रिया सूर्य के चारों ओर करती है, सूर्य के चारों ओर करती है, तो क्या हो जाता है? उसे कहते हैं परिक्रमण गति। परिक्रमण गति। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूर्ण कर लेती है तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परिक्रमण गति। उसे कहते हैं परिक्रमण गति। किसे कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा कर लेती है तब उसे हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। कितने दिनों में पूरा करती है? 365 दिन। कितने घंटे में? 6 घंटे में। या इसे लिखा जाता है 365 सही 1/4 दिन में। ये चौथाई भाग है। ये 1/4 जो है ये 24 घंटे का चौथाई भाग होता है। अब 1/4 भाग जो है चौथाई भाग हो गया तो हो गया 4 घंटा। तो ये जब चौथे वर्ष में जुड़ जाता है, चौथे वर्ष में जैसे देखिए 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे गुणे कह रहे हैं, सॉरी, 4 धन 4 धन 4 धन 4 हो गया ना? नहीं आया समझ में? गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? ये जब चौथे वर्ष जुड़ जाता है 6 घंटे होता है ना, तो 6 धन 6 धन 6 धन 6। अब जोड़िए, ये हो गया 24 घंटे। तो हमारा हो जाता है लीप ईयर, लीप वर्ष हो जाता है वो हमारा वर्ष। क्या हो जाता है? लीप वर्ष। जब सूर्य के चारों ओर कौन परिक्रमा करती है? पृथ्वी हमारी। परिक्रमा कौन करती है? हमारी पृथ्वी। जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा एक चक्कर पूरा कर लेती है या चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है पृथ्वी, तब उस गति को जो नाम दिया गया है उसे कहा जाता है परिक्रमण गति। यह 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। 365 दिन 6 घंटे में। इसे वार्षिक गति कहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1 वर्ष लगता है इसके चारों ओर एक चक्कर पूर्ण करने में। और जबकि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है वो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसीलिए उसे घूर्णन कहा जाता है या दैनिक गति कहा जाता है कि 1 दिन लगता है एक चक्कर पूरा करने में, इसलिए उसे दैनिक गति या घूर्णन गति कहते हैं। इसे 1 वर्ष लगता है इसलिए इसे वार्षिक गति या परिक्रमण गति कहते हैं। अब परिक्रमण गति से क्या होता है? जलवायु प्रभावित होती है, जैसे ठंडी गर्मी है ना, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, शरद ऋतु, ये सभी जो 4 ऋतुएं, मुख्य 4 ऋतुएं हैं, वो ऋतुएं आती रहती हैं निर्धारित समय से। ये पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण और घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब
आगे टॉपिक जो आता है आपका वो आता है कि जो ध्रुवों पर 6-6 महीने का दिन रात कैसे होता है, ये भी आप देख लीजिए। ध्रुवों पर 6-6 महीने का जो दिन रात होता है वो कैसे होता है। मान लीजिए ये सूर्य हो गया, सूर्य ये परिक्रमा करती हुई हमारी जो पृथ्वी है, ये हो गया 23 सितंबर, 23 सितंबर, ये हो गया 21 मार्च, ये हो गया 22 दिसंबर, इधर हो गया 21 जून, ये देखिए 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिएगा। जब परिक्रमा जो करती है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और फिर परिक्रमा गति भी करती है, किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर करती है परिक्रमा, पश्चिम से पूर्व की ओर, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज भैया हमारे, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कौन करते हैं? शुक्र और अरुण, ये बात ध्यान में रखिएगा, बार बार बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ सारे संसार में रात दिन बराबर की स्थिति कब होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को सारे संसार में रात और दिन बराबर होते हैं। और जब सूर्य की किरणें इस कहाँ? भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर जब लंबवत पड़ती है, लंबवत का मतलब एकदम सीधा 90 अंश वाला स्थिति, समझ रहे हैं ना? 90 अंश वाली स्थिति जो होती है वो जब हमारे पृथ्वी पर लंबवत पड़ती है सूर्य की किरणें, तब सारे संसार में रात और दिन बराबर होते हैं। यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा शरद ऋतु। कहाँ से? जब 23 सितंबर पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, यहाँ से शरद ऋतु शुरू हो जाता है और यहाँ तक आते आते शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है, शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। और यहाँ से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? 21 मार्च को बसंत ऋतु होता है, बसंत ऋतु, ये भी आप जानते होंगे, बसंत ऋतु। बात समझ गए? यहाँ पर क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु होता है। कहाँ पर होता है? हमारे यहाँ होता है। हमारे यहाँ का मतलब भारत में, उत्तरी गोलार्ध में भैया, उत्तरी गोलार्ध में, ये बात ध्यान में रखिए। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून के दिन ग्रीष्म ऋतु होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में। ये दा में धा लगा लीजिए। अब यहाँ देखिए, इसके विपरीत स्थिति यहाँ होगी, हाँ यहाँ देखिए, इसके विपरीत की स्थिति यहाँ होगी। 21 जून 22 दिसंबर, यहाँ जब दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में जो स्थिति होगी, इसके विपरीत यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में, और जो स्थिति यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में होगी वो स्थिति यहाँ होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ 21 जून को ग्रीष्म ऋतु सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में होता है, तो यहाँ 22 दिसंबर को इसी समय यहाँ इस संदर्भ में देखा जाए दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ ये हो गया उत्तरी गोलार्ध में होता है, उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाए तो शीत ऋतु होता है, सबसे लंबी रात होती है, सबसे लंबी रात। आप समझ रहे हैं बात? अब इसी संदर्भ में यहाँ आइए, जब 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें यहाँ मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, यहाँ कर्क रेखा पर, यहाँ मकर रेखा पर, मकर रेखा पर जब लंबवत पड़ेगी तो सबसे बड़ा दिन होगा। यहाँ बड़ा दिन कब होगा? 22 दिसंबर के दिन। समझ रहे हैं आप बात? सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे बड़ा दिन होगा, ग्रीष्म ऋतु होगा। ये भी बात ध्यान में रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु होगा। लेकिन जब 21 जून को सूर्य की किरणें
लंबवत कर्क रेखा पर पड़ेगी, तब हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन ग्रीष्म ऋतु सबसे बड़ा दिन होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध का उल्टा उत्तरी गोलार्ध में, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब आगे देखिए आप, ये जो स्थिति यहाँ उत्पन्न होती है, अब यहाँ से जब 21 जून कर्क रेखा से ये यहाँ की जो दूरी है आप देख रहे हैं, ये 6 माह का समय लेता है सूर्य। 6 माह लगता है, 6 माह का समय लगता है। 21 जून से जब सूर्य दक्षिणायन की ओर होता है, 21 जून से जब सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर जाता है तो उसे दक्षिणायन कहा जाता है कि सूर्य दक्षिणायन हो रहा है। तो कर्क रेखा से जब दक्षिणायन मतलब मकर रेखा की ओर प्रस्थान करता है, विषुवत रेखा से होते हुए मकर रेखा की ओर प्रस्थान करता है, तो उस बीच 6 माह मतलब 183 दिन यहाँ हो जाता है। 183 दिन अभी आपको आगे कल बताए थे 183 दिन 182 दिन क्यों होता है। 182 दिन का मतलब हो जाता है 183। एक दिन का अंतर क्यों होता है? क्योंकि जुलाई और अगस्त दोनों 31 दिन का होता है, तो एक दिन इसमें बढ़ जाता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, इसलिए यहाँ 183 दिन का होता है। अब देखिए आप क्यों 6 महीने का दिन 6 महीने का रात होता है। ये जो हमारा ध्रुव है, ये जो ध्रुव नहीं देख रहे हैं आप, ध्रुव, तो सूर्य का प्रकाश जब यहाँ 21 जून को पड़ेगा तो ये जो उत्तरी ध्रुव है यहाँ से सीधे प्रकाश पड़ेगा इस पर, ध्रुव पर। यहाँ भी पड़ेगा, धीरे धीरे आप देखिए यहाँ भी पड़ेगा, ये तो ठीक एकदम सामने ही है। ठीक यहाँ तक आते आते क्या होगा, यहाँ तक तो प्रकाश पड़ेगा ही। इसीलिए यहाँ देखिए उत्तरी ध्रुव पर जब सूर्य दक्षिणायन होता है तब उस समय उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। ठीक इसी का उल्टा जब सूर्य मकर रेखा से कर्क या विषुवत रेखा होते हुए कर्क रेखा की ओर मतलब उत्तरायण होता है, तब वो 6 महीने का समय यहाँ भी लेता है। 6 माह का समय लेता है, मतलब 182 दिन। तो यहाँ दक्षिणी ध्रुव पर क्या होता है, दिन होता है। और यहाँ स्थिति जो होती है ये उत्तरी ध्रुव पर क्या होता है, दिन होता है। आप बात समझ गए यहाँ तक। जब 21 जून से सूर्य यहाँ जब दक्षिणायन होता है, मकर रेखा पर जाता है धीरे धीरे विषुवत रेखा होते हुए, तो इसे दक्षिणायन कहा जाता है। तो उत्तरी ध्रुव पर यहीं से दिन होना क्या हो जाता, प्रारंभ है। तो 6 महीने का दिन होता है और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। फिर ठीक वैसे स्थिति जब मकर रेखा से सूर्य कर्क रेखा विषुवत रेखा होते हुए कर्क रेखा की ओर मतलब उत्तरायण होता है, तब वो 6 महीने का समय 182 दिन का समय लेता है। उस समय क्या होता है, यहाँ से शुरू हो जाता है दक्षिणी ध्रुव पर दिन का होना। ये देखिए दक्षिणी ध्रुव, यहाँ दक्षिणी ध्रुव पर दिन होगा। यहाँ तक स्थिति 21 जून तक की स्थिति आते आते यहाँ से लेकर 6 महीने का समय मतलब 182 दिन का दक्षिणी ध्रुव पर दिन होगा, उत्तरी ध्रुव पर रात होगी, क्योंकि उत्तरी ध्रुव पर प्रकाश नहीं पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि क्या कारण है कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और रात होता है। पृथ्वी की परिक्रमण गति और पृथ्वी की झुकी होने के 23 झुकाव के कारण ये स्थिति उत्पन्न होती है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण एवं परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और रात होता है। यहाँ तक बातें क्लियर हुई? बिल्कुल। फिर आगे बढ़िए आप। यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल। ये आप अक्षांश देशांतर समझ गए और ये ये आप समझ गए घूर्णन और घूर्णन और वार्षिक गति या परिक्रमण गति। घूर्णन गति के आपके बारे में समझ गए, परिक्रमण गति या वार्षिक गति के बारे में समझ गए। अब आशा करते हैं कि आगे आने वाला टॉपिक जो होगा वो स्थल मंडल से ही संबंधित होगा। आप बात समझ गए? चलिए
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में आपको समझा दिया, अक्षांश देशांतर रेखा के बारे में, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, हमेशा बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न थे, इसीलिए उसको मैंने समझा दिया, बार बार समझाया उसको, आपके समझ में एकदम सरल तरीके से आ जाए, इसलिए समझाए बार बार। आज का वीडियो कैसा रहा, क्लास कैसा रहा, इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।